हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का चैप्टर 9 की एक और लाइव क्लास के अंदर। चल रहा है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों हमारा, जिसमें CNAG से रिलेटेड बातें जो है हमने करी थी। कम ऑन, हाँ के ना। आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट का एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो है एक्सपेंडिचर ऑडिट। मैं आपको बता दूं जल्दी से, जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं बेटा, ये टॉपिक एक अलग से चैप्टर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, और इस बार तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों की नजर जो है वो इस बार गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा है। आ जाओ प्लीज, इधर आइए बच्चों, ध्यान सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चों, हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एक्सपेंडिचर ऑडिट। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है एक जेनरिक लाइन, इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। मेजर कंपोनेंट मतलब बेटा, भाई सरकार पब्लिक का पैसा खर्च करती है, तो मुझे बताओ ध्यान से, सरकार पब्लिक का पैसा खर्च करती है तो क्या बेटा इस पब्लिक के पैसा जो पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है उसका ऑडिट प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक का पैसा सही तरीके से यूज हुआ है या नहीं हुआ है, पब्लिक का पैसा रूल्स के हिसाब से यूज हुआ है या नहीं हुआ है। कम ऑन, यस और नो? तो इसलिए इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, मेरे साथ, इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। और तभी बच्चों आप लोगों को अलग से टॉपिक बना के पढ़ाया भी जा रहा है। ओके, इसमें बच्चों 5-6 चीजें आती हैं, पहले सुन लीजिएगा। एक आता है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ओके, एक आएगा बच्चों हमारे पास ऑडिट अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर के बाद ऑडिट ऑफ सैंक्शन। हाँ जी, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं अच्छे तरीके से। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, राइट। और बच्चों एक आता है हमारे पास क्या, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। फिर आता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। फिर एक आता है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। और एक आता है बच्चों हमारे पास परफॉर्मेंस ऑडिट। ये पांच आप मान लो कि पैरामीटर्स हैं जिनके अगेंस्ट हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर को करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ओके, फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर में ही ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। फिर हम देखेंगे ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। फिर हम देखेंगे ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। और फिर हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट। ये 5 समझ लो कि ये 5 वो पैरामीटर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंस का ऑडिट करते हो। ओके, मैं ब्रीफली आपको समझा भी देता हूं। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, एक्सपेंस एज पर रूल्स हुआ है या नहीं हुए हैं, बस। एक्सपेंस एज पर रूल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, जो एक्सपेंस हुआ है वो प्रॉपरली सैंक्शन यानी अप्रूव्ड था या नहीं था। हेलो 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 हेलो। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, जिस पर्पस के लिए फंड दिए गए थे उसी पर्पस के लिए खर्च हुए हैं, जितने फंड दिए गए थे उतने ही खर्च हुए हैं। ओके, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, वैसे ही खर्च हुए हैं जैसे एक आम आदमी अपने पैसे को खर्च करता, प्रोप्राइटर वैसे ही खर्च हुए हैं जैसे एक आम आदमी अपने पैसे को खर्च करता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, वैसे ही खर्च हुए हैं जैसे एक आम आदमी अपने पैसों को खर्च करता। इज दैट क्लियर? परफॉर्मेंस ऑडिट, वो गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं जो गवर्नमेंट खर्चा करके अचीव करना चाहती थी। गवर्नमेंट की हर स्कीम का, हर प्रोग्राम का कोई गोल होता है, तो वो गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। बताइए, क्या बच्चों पांचों की एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन समझ आती है आप लोगों को? पहले इन पांचों को अच्छे से याद कर लो। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एक्सपेंडिचर ऑडिट करने के 5 पैरामीटर्स, तो आपको पांचों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। उसकी तैयारी अभी से ही। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, मेरे साथ बच्चों, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ये समझ आ रहा है? पहले तो सब बच्चे एक बार ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, जिनकी वीडियो ऑन है, करो बेटा करो। अब जोर से ताली मारो। कुछ बच्चे सो रहे थे, अब जाग जाएंगे। हाँ, जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, बस ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, फाइनली अब लोग थोड़ा बहुत हंस भी, नहीं तो ऐसे बैठे होते। मुझे कभी कभी लगता है ग्रीन स्क्रीन पे अपनी फोटो लगा के तो नहीं चले गए भाई साहब, अपने जबरदस्ती की वीडियो चला के चले गए। आओ मेरे साथ साथ दोबारा से बच्चों, फिर से बात करूंगा आप लोगों से। हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, मेजर कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑडिट का। 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, खर्चा रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ऑडिट, ये हो गया रूल्स एंड ऑर्डर वाला। उसके बाद ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, खर्चा प्रॉपर्ली सैंक्शन होना चाहिए। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, जितना फंड मिला हो, मतलब जिस पर्पस के लिए फंड मिला हो उसी पर्पस के लिए खर्च होना चाहिए। फिर प्रोप्राइटी ऑडिट, जैसे एक आम आदमी अपना पैसा खर्च करता है वैसे ही होना चाहिए। एंड लास्ट में आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट? कम ऑन, कि भाई साहब जो गोल्स थे वो अचीव भी होने चाहिए। इज दैट क्लियर? पांचों की एक एक लाइन क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर सर। आगे चलिए सर, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। बेस आपको पता है कि भाई जितने भी खर्चे हुए हैं वो एज पर रूल्स होने चाहिए।
एज पर लॉ होने चाहिए, एज पर ऑर्डर। ऑर्डर किसके सर, किसके ऑर्डर सर? अरे हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर, राइट। हायर अथॉरिटी कौन भाई? गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो सकते हैं, सीएजी हो सकता है। हेलो, आइए आइए बच्चों आइए, सीएजी समझते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो मैं आपके सामने बच्चों मैंने क्या किया है, अपनी बुक्स में से ही मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन बहुत कट शॉर्ट करके बहुत प्यारी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। कोई गलती होगी उसको ठीक कर लेंगे। इधर देखो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? इट इंश्योर्स एक्सपेंडिचर, मेरे साथ, एक्सपेंडिचर इज एज पर प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन मतलब जो भी उसके अंदर बातें लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रेगुलेशन एंड ऑर्डर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर का मतलब क्या है, तो हम यही देखते हैं भाई, जो खर्चा हुआ है वो एज पर द रूल्स, एज पर द ऑर्डर्स, एज पर द रेगुलेशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, आ जाओ। इसका एक नाम और है बच्चों, इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है? कम ऑन, वो नाम क्या है? रेगुलरिटी ऑडिट। मेरे साथ बोले बच्चों, एक नाम और क्या है? जल्दी बताओ। रेगुलरिटी ऑडिट। ओके, रेगुलरिटी ऑडिट फिर से वही कि भाई साहब खर्चा एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ ये है बच्चों जबरदस्ती का लेंथ बढ़ाओ आंदोलन। किस किस तरह के रूल्स हो सकते हैं? कम ऑन, किस किस तरह के रूल्स हो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, रूल्स होंगे रिलेटेड टू पावर टू इनकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट। ये बच्चों पता है, सुबह हमने पढ़ा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ अ स्टेट। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स को लेकर रूल हो सकते हैं। सर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम क्या होता है? भाई गवर्नमेंट खर्चा करती है, कोई डिपार्टमेंट खर्चा करता है, तो सरकार को प्रेजेंट कैसे करेगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, किस किस के साइन चाहिए होंगे उस क्लेम को प्रेजेंट करने के लिए। फिर से समझ लो, कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने खर्चा किया तो वो सरकार से पैसा मांगने जाएंगे, वो पैसा मांगने के रूल क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं क्लेम को, इन सबकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बेसिक बात याद रखिए, रूल्स कितनी कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो पावर से रिलेटेड रूल्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन से रूल हो सकते, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड रूल हो सकते हैं, और बिल्कुल ही जेनरिक बात, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट भाई खर्चा करते समय क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके भी रूल्स हो सकते हैं। ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर ने चेक करना है कि भाई जो खर्चा करते समय रूल्स बनाए गए थे कि फॉलो होने चाहिए, वो सर्वेंट्स ने फॉलो किए या नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल कि भाई टेंडर मंगवाना था पहले, कोटेशंस मंगवानी थी पहले, तो कोटेशंस मंगवाई गई या नहीं मंगवाई गई। इजी। आइए और किससे रिलेटेड रूल्स हो सकते हैं? कंडीशंस ऑफ सर्विस। बेटा कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर घबराए ना, यहां पे अब बात चल रही है सैलरीज की। बोलिए किसकी बात चल रही है? सैलरीज की। कंडीशन ऑफ सर्विस, पे, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो भाई क्या कंडीशन है, इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कब सैलरी मिलनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे रूल्स जो है फॉलो होने चाहिए। आइए बच्चों, बिना स्ट्रेस के ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, मेजर कंपोनेंट, 5 बातें। नंबर 1, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में ऑडिटर चेक क्या करता है कि भाई जो खर्चा है वो एज पर दी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी है या नहीं है। उसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलरिटी ऑडिट। बोलिए क्या नाम है? रेगुलरिटी ऑडिट। अच्छा, किस किस तरह के बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं? तो हमने 4 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए। एक सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों किसको लेके थे? सैंक्शनिंग को लेके, सैंक्शन पावर को लेके। ओके, दूसरा रूल एंड रेगुलेशन किसको लेके थे? प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम। तीसरा जेनरिक प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। और चौथा सैलरीज वगैरह से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बेसिकली जो पेमेंट होनी है, इंप्लॉइज को अलाउंसेस मिलने हैं, पेंशन मिलनी है, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सबकी आप मुझे बताओ, इन सबकी नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चैट ऑन कर रहा हूं, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। जब नॉलेज होगी तभी तो इनके अगेंस्ट ऑडिट कर पाएगा। इजी। बताइए जी, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर का पार्ट 1 का पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा वो क्लियर है आप लोगों को? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर लिख पाओगे? कम ऑन। सो क्लेम्स के बारे में बता दो। नलायक बताया था कि भाई गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट कोई खर्चा करेगा तो सरकार से क्लेम करेगा, भाई हमें 2 लाख रुपए दे दो, हमने खर्चा किया है। या फिर खर्चा करने से पहले वो बजट के लिए पैसे क्लेम करेगा, हमें भाई 5 लाख रुपए दे दो, हमें खर्चा करना है। तो क्लेम ऐसे थोड़ी ना। आपको क्या लगता है, मोदी जी को व्हाट्सएप डालोगे, हे मोदी, just wanted to use some money for the street lights, please पेटीएम करो, ऐसे थोड़ा होगा भाई। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर और उसके लिए रूल्स है, राइट? आप सही बात है, आप बेटा मेलोडी थोड़ी ना, वो कौन है, वो इटली वाली हमारी फौजी हमारी, राइट? ऐसे थोड़ा ना कि यूपीआई कर देंगे आपको, हम मेलोडी, वही बात समझ आती है? बोलिए यहां तक क्लैरिटी है? आ जाओ। अब देखो बच्चों, इधर देखो, ये ना बहुत जेनरिक टॉपिक है एंड आई एक्सपेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट ऑन दिस टॉपिक। ये जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन बनाई ना, इसमें बच्चों में करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। इधर देखिए प्लीज एवरीवन।
रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ऑडिटर का क्या काम है, बहुत ध्यान से आप लोग बता दोगे, पक्की बात है। रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ऑडिटर का यह काम है कि ऑडिटर बताएगा रूल्स क्या होने चाहिए, करेक्ट और इनकरेक्ट। रूल्स क्या होने चाहिए, करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बेटा, ऑडिटर का काम ये बताना नहीं है। दूसरा ऑप्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ऑडिटर चेक करेगा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। यस, तो इस बात का स्ट्रेस क्या लेना, चुपचाप से पढ़ लेते हैं बेटा। विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑडिट टू प्रिस्क्राइब व्हाट सच रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर शैल बी। हम नहीं बताएंगे भैया रूल्स और रेगुलेशन क्या होने चाहिए। ऑडिटर हैज टू चेक वेदर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स आर अप्लाइड प्रॉपर्ली बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। पहले मुझे बताओ, क्या आप इन दोनों लाइनों को याद करने की सोच रहे हो क्या? जब भी आपका आंसर ऐसी बातों के लिए यस आए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में पंकज त्रिपाठी चप्पल लेके दौड़ता है एक बार किसी के पीछे, देखा तुमने वो सीन बेटा? भाई अब आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना, आपको याद है, ऑडिटर इज नॉट गोइंग टू टेल व्हाट द रूल्स एंड ऑर्डर शैल बी, ऑडिटर इज गोइंग टू चेक दैट वेदर द रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड द रेगुलेशंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज और नॉट। हेलो, डन? आ जाओ, हाँ जी, लीजिए, देखो जी। फिर ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा, ये है सीआर को, देखो ये तो बच्चों बहुत ना विजिबल क्वेश्चन है। सीधा पूछेंगे शॉर्ट नोट लिख दो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर पे। फिर इसमें से बच्चों आपसे करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, जो हमने कवर भी किया अभी। क्लियर है वाला बात? कम ऑन, बोलो हाँ के ना। फिर बच्चों ये है छुपा रुस्तम क्वेश्चन, ये छुप के बैठा ऐसे दुपक के, ये क्या देख रहा है? अच्छा, मालदीव का प्लान बना रहे हो, इसका नाम लक्षद्वीप है, बता रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये लिटरली छुप के बैठा हुआ भाई साहब। क्या बोलेंगे आपको? यही स्टेटमेंट देंगे, विद रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑडिट टू प्रिस्क्राइब व्हाट सच रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर शैल बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिट? देख रहे हो, मतलब खेल देख रहे हो बच्चों कैसे होगा। आप बोलोगे जी फंक्शन ऑफ ऑडिट तो ये कि चेक करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली अप्लाइड हुए हैं या नहीं हुए, एंड ऑडिटर विल सी दैट 1 2 3 4। हेलो 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 हेलो, फॉर्मेट समझ आया आपसे? क्वेश्चन कैसे पूछने वाले बच्चों? धप्पा बोलेंगे, धप्पा एग्जाम के अंदर। आओ, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि भाई ये जो रूल्स है कहीं ये इनकंसिस्टेंट तो नहीं है विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। रूल्स जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द रिक्वायरमेंट ऑफ CNAG। और याद हो जाएंगे, ऐसी चिंता मत करो। नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता था? अरे शब्द भी तो बदलने हैं। Not in conflict with the orders and rules made by the higher authority. The issuing authority जिसने रूल्स इशू करे हैं उसके पास भाई साहब रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। हो गए चारों याद, दोबारा नहीं रिपीट करोगे, मेरे साथ अभी कभी बोलोगे। नंबर 1, रूल्स इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ। रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए किसके साथ बच्चों? रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए किसके साथ? इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए किसके साथ? CAG के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। बोल दो हाँ करा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी, एंड हायर अथॉरिटी शुड हैव पावर टू मेक रूल्स। जो स्ट्रेस लेता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, जो जीवन में मजे लेता है वो उसको बहुत मजे मिलते हैं बेटा। अब मजे का पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूं। मजे का मतलब ये नहीं पढ़ाई लिखाई छठ परे नकलते रख ले, आज चक्र जाइए सो जा पड़ोसी कराएगा पास, नहीं बेटा। मजे का बिल्कुल मतलब नहीं। मजे का मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसमें खो जाओ, उसके साथ ही खेलने लग जाओ। 4 पॉइंट थे, एक रीडिंग में 4 पॉइंट याद हो सकते हैं कि हम करवा रहे हैं आपको। नंबर 1, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के साथ। नंबर 2, कंसिस्टेंट होनी चाहिए CNAG के साथ। बोलो हाँ क्या ना। फिर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, भाई इनकंसिस्टेंट लिख सकते लेकिन रिपीटिशन लगेगा। नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ? नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट जल्दी बोलो, किसके साथ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट? जल्दी बोलो, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ। और जो हायर अथॉरिटी का ऑर्डर है, अरे उसके जो पावर चेक कर लो, उसके पास पावर भी थी ऑर्डर देने की। खत्म, चारों पॉइंट डन। बोल दो हाँ क्या ना। फिर बच्चों एक करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। रेगुलरिटी ऑडिट इज अ क्वासी जुडिशियल वर्क। ओ माय गॉड, क्वासी जुडिशियल। आधे बच्चे इसी में घायल, क्वासी क्वासी। ये तो कुछ सर ऐसा लग रहा है हम लोग कुछ हम कुछ हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। अरे कह रहे भाई ये थोड़ा बहुत ना जुडिशरी का जैसे वर्क होता है ना, ये वैसा ही है। इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? कमांड में जल्दी बताओ बेटा। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब लॉ के बारे में आपको समझना पड़ेगा भाई, रूल क्या कहता है, तभी आप रूल को इंटरप्रेट कर पाओगे, तभी तो चेक कर पाओगे रूल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है।
है ना। इधर देखिए, तो इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ। और हम थक गए सर ये पढ़ पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल, रेगुलेशन, लॉ, ऑर्डर। हाँ थक गए, कोई बात नहीं। द फाइनल पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन इज नॉट विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएडीजी फाइनल पावर है। फाइनल पावर कौन है बेटा? कोर्ट्स। अगर सीएनडीजी फाइनल पावर है तो वो तुमने मीम नहीं देखा, वो पाकिस्तान के वो अंकल वालों जो ऐसे करके खड़े होते हैं मैच में हार रहे थे जब, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे खड़े होकर देख रहा है, हम क्या करें भाई, टकलू वाला है ना। आ जाओ, वो वन ऑफ द बिग फोर में काम करता है पाकिस्तान में, और तुम बाबू को तो बिग फोर पाकिस्तान में भी बेटा। हाँ सही में, आई थिंक ईवाई में वो वहां पे। देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी मैंने तुम्हें। हाँ जी, प्लीज पूरा बच्चों जरा इसको रीड कीजिए और एंजॉय कीजिए बच्चों। इतना टफ टॉपिक है ना, लोगों के ना ऐसे पसीने निकल रहे भाई, ये आज तो भाई क्या पढ़ा दिया। और हम देखो कैसे मजे लेके पढ़ा इससे। शुरू से क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑडिट का एक पार्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट, मेजर कंपोनेंट है। 5 पैरामीटर्स है बच्चों। सबसे पहला है रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। बेसिक लाइन क्या है? कम ऑन, बेसिक लाइन क्या है? बेसिक लाइन ये है भाई साहब, हमने चेक करना है कि जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो एज पर दी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशन, एज पर रूल्स एंड एज पर दी ऑर्डर ऑफ द हायर अथॉरिटी है। इसका एक और नाम है बच्चों, क्या? कमांडर में जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या है? रेगुलरिटी ऑडिट। साउथ दिल्ली नाम है बच्चों इसका, साउथ दिल्ली नाम, राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलरिटी ऑडिट। अब कैटेगरी ऑफ रूल, ये तो कतई जबरदस्ती की बात लगी मुझे कि ऑडिटर को किन किन रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्या करने के लिए? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर करने के लिए। तो कौन कौन से रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए? सैंक्शनिंग पावर वाले रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम कैसे करेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट के प्रोसेसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या प्रोसेसेस फॉलो करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सैलरी से, अलाउंसेस की, पेंशन की पेमेंट के रिलेटेड रूल्स की जो है वो क्या होनी चाहिए? आप लोगों को कम ऑन नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, हमने सोचा यहां तक ये लोग रुक जाएंगे, लेकिन नहीं रुके, नहीं रुके। और फिर इसको आपने, इन्होंने आपको और बातें बताई। आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए? ऑडिटर बाबू का काम नहीं है। ये किसका काम है? अरे ये किसी का भी होगा, ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर का काम सिर्फ यही है, बताओ क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन सबऑर्डिनेट ने अप्लाई किए या नहीं किए। और इसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर्स। और जाते जाते, इट्स अ क्वासी जुडिशियल वर्क, इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, बट सीएनएजी इज नॉट द फाइनल इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी। भारत माता की जय। ओके ओके, फिर से बच्चों, ये टॉपिक कैसे बेटा? ये रोड लेस ट्रेवल्ड है। बच्चे ऐसे टॉपिक को देखते हैं, फिर थोड़ी देर तक ऐसे घूर के देखते रहेंगे, फिर पता क्या कहेंगे? चला गया है ही? हमने देखा, हमने देखा। डन, आ जाओ। लो भाई लो, एक्स्ट्रा पेज आ गए, इसको कर देते हैं डिलीट। आओ जी आओ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? एवरीवन प्लीज, आप देखो बच्चों कितने प्यारे प्यारे, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। इतना इतना बड़ा भाई साहब टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं कि ऑडिट ऑफ सैंक्शन में ये इंश्योर कर लेना कि एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्रॉपर्ली सैंक्शनड। सैंक्शन का जरा देसी वर्ड बताओ बेटा? अप्रूव्ड। ठीक है, खत्म, बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। अब तो खुश हो जाओ नलायको, जब बड़ा टॉपिक आता तब तो ऐसे मुंह बना दो, अब तो स्माइल दे दो। छोटा सा टॉपिक था कि बस ये चेक करना है कि भाई ऑडिटर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपर्ली सैंक्शन था। कम ऑन सर, ये ना इसमें 2 सैंक्शन लिखे, जनरल सैंक्शन और स्पेशल सैंक्शन। बेटा जनरल सैंक्शन, पापा ने बोल रखा है ना कहीं भी जा 10 बजे तक घर आ जाया कर, लेकिन अगर गोवा जाना है तो क्या लगेगा? स्पेशल सैंक्शन। नहीं समझे भाई? आपको कोई छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं, आपको मम्मी ने लिए ये जा जा दूध लेके आ जा। वैसे तो आजकल ये भी कमाई बंद हो गई ब्लिंकिट के चक्कर में। हमारे टाइम पे तो बेटा इसी से जेबें भरी रहती थी। 2 टोकन दूध आता था, 6 रुपए का 1 टोकन होता था, 15 रुपए मिलते थे, 3 रुपए। लेकिन दिक्कत ये होती थी जब मदर डेयरी वाले अंकल 3 रुपए की पर्ची पकड़ा देते ना कि कल ले देंगे, मन तो चढ़ जाऊंगा उनके ऊपर। मैं अपनी गर्लफ्रेंड साथ लेके आऊं, 3 रुपए में गोलगप्पे आएंगे 6, और तुमने वो पर्ची पकड़ा दी, गोलगप्पे वाले को क्या दूं मैं? शांत। मेरा पॉइंट क्या है बच्चों? जनरल और स्पेशल सैंक्शन समझ आया? जनरल मतलब हो सकता है भाई आपको 10 लाख तक की अथॉरिटी दे दी हो, भाई 10 लाख तक का खर्चा तो आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 10 से ऊपर जाना है तो आपको स्पेशल सैंक्शन लेना पड़ेगा। बोल दो हाँ कहना, कम ऑन। लीजिए बच्चों, तो ये हो गया ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन। फिर ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ये भी बहुत ही प्यारा है बच्चों, ये भी बहुत ही प्यारा है, ये भी बहुत ही प्यारा है। गलती हो गई मुझसे, मैंने गर्लफ्रेंड वाली बात बोली नहीं थी, ऐसी बोल दी थी मैंने, बस छोड़ दो उसको, आ जाओ यहाँ पे। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, हाँ जी, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। मेरे साथ साथ एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? उसी पर्पस के लिए होना चाहिए भाई जिसके लिए पैसे मिले।
बोल दो हाँ क्या ना। तुमने कितनी बार किया है? तुमने एक ही बुक टीएस ग्रेवाल, लड़को तुम्हारी बात कर रहा हूं, 3-4 बार तो खरीदी होगी। जिसको समझ आए ठीक है बेटा, जिसको नहीं समझ आ पोगो देखो। देखो लड़के खुश, इसने सुदीप्ता भाई ने ऐसे दिखाया, यस कह रहा सर आपको कैसे पता। एनीवेज चलिए, मतलब भाई पैसा लिया है टीएस ग्रेवाल सर की बुक खरीदने के लिए, मतलब अकाउंट्स की बुक खरीदने के लिए, तो वहीं खर्च होना चाहिए ना। ये थोड़ा होना चाहिए वैलेंटाइन आ रहा है दिल देंगे उनको, आर्चीज गैलरी जाके टेडी बियर लाएंगे यहाँ चिपकाने वाला, इस पे आई लव यू लिखा होगा है? आओ मेरी बात सुनो, एक्सपेंडिचर किस लिए होना चाहिए बेटा? फॉर द पर्पस फॉर विच द ग्रांट वाज प्रोवाइडेड, जिसके लिए आपको पैसे मिले उसी के लिए खर्च करना। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। दूसरी बात बच्चों, इंश्योर इट डज नॉट एक्सीड द एप्रोप्रिएशन मेड, मतलब जितना अमाउंट मिला है, जितना अमाउंट पास हुआ था उतना ही खर्चा करना है। डन। पर्पस एंड अमाउंट, ये हो गया ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। वाह सर 5 थे सर, 3 तो हो भी गए। अभी देखो बेटा अगला आ रहा है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी, ये सबसे बढ़िया बच्चों, सबसे बढ़िया है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। सुनो मेन गोल क्या है? एक्सपेंडिचर शुड मीट प्रोप्राइटी प्रिंसिपल्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बच्चों कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो एज पर रूल्स है, जो प्रॉपरली सैंक्शन है, और जो विद इन द बजट भी है, उसी पर्पस के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वेस्टफुल है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। मैं आपको एक पुराना एग्जांपल देता हूं। मोना डार्लिंग जरा यहां देखना, अगर आप कभी दिल्ली आए, दिल्ली एक छोटा सा गांव है, वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट सिटी के साथ में, मतलब फरीदाबाद के साथ में। यहां बच्चों एक अक्षरधाम मंदिर है। मैं आपको पूरा नक्शा बना के दिखाता हूं, इधर देखो, इधर देखो। ये ना एक रोड है, ये ऐसे आ रही है रोड, बहुत चौड़ी रोड है बच्चों, राइट। इस तरफ नोएडा है और इस तरफ कहीं पे लक्ष्मी नगर है। लक्ष्मी नगर बच्चों एक टाइम पे इतना मशहूर था, आप आंख बंद करके पत्थर फेंको ऐसे हवा में उछालो, जिसको लगे ओए सीए कर रहा हूं, मुझे कैसे मारा, या तो वो सीए स्टूडेंट निकलेगा या वो सीए टीचर निकलेगा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी हालत थी बच्चों वहां पे। ऐसे रैंडमली किसी को भी जाके बोलो और भाई पेपर कैसे हैं, बस यार हालत खराब है यार, मेन एग्जाम जा रहे हैं, वो छूटते ही रिप्लाई यही कर देगा। एनीवेज चलिए, सर अब इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो बेटा, आपको एग्जाम में याद रह जाएगा इसलिए बना रहा हूं। सुनो, तो इसी रोड पे बच्चों यहाँ पे ना अक्षरधाम मंदिर भी आता है, समवेयर हियर। और यहाँ पे अरे फुट ओवर ब्रिज, पता है वो क्या होता है फुट ओवर ब्रिज? कि भाई सरकार चाहती है कि पैदल जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, हाँ मयूर विहार से आगे, बिल्कुल मयूर विहार भी आएगा यहाँ पे आसपास, पैदल जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं वो गाड़ी वालों को डिस्टर्ब ना करें, आपस में एक्सीडेंट ना हो, तो यहां से लेके यहां तक का एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए कि भाई बंदा यहां से चढ़े और यहां से ऊपर से आए। सारे वो ऐसे टाइटैनिक पोज बनाता हुआ है, सारे गाड़ी वालों को दिखाते हुए ये। और दिल्ली वाले इतने हवाबाज, बाइक चढ़ा देते हैं इनके ऊपर। मैं सच बता रहा हूं, एक दिन एक ऑटो वाला कोशिश कर रहा था। एनीवेज, तो यहां से उतरो, यहां पर उतर जाओ। अब इन्होंने भाई वहां पे फुट ओवर ब्रिज बनाया, मतलब गजब का फुट ओवर ब्रिज, जो ऐसे चढ़ता है और यहीं पे उतर जाता है। आप समझे क्या हो रहा है? अब आप मुझे बताओ बच्चों, ये जो खर्चा हुआ है, ये एज पर रूल्स हुआ होगा? हाँ भाई एज पर रूल्स हुआ होगा। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड हुआ होगा? हाँ भाई एज पर प्रोविजन ऑफ फंड हुआ होगा। कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ या ना। और साथ साथ में क्या बच्चों ये एज पर दी सैंक्शन हुआ होगा? हाँ जी बिल्कुल, किसी ना किसी ने सैंक्शन किया होगा तभी तो हुआ है। लेकिन फिर भी क्या ये वेस्टफुल है? बिल्कुल है। अगर एक आम आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा होता तो ऐसा कुछ बनवाता? सोचो, आपने अपने घर पे, ये आपकी घर की छत है, आपने सीढ़ी बनवाई, लास्ट वाली सीढ़ी छोड़ दी। नहीं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, और अगर किसी को ये लग रहा है कि मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। तुम जाके देख लेना। अब वहां क्या चल रहा हो, बस ऊपर डेटें चल रही होती है बेटा, क्योंकि ऊपर किसी ने जाना तो है नहीं। तो एक लड़का और लड़की ऊपर चढ़ के भाई बस वो अपनी प्यार मोहब्बत की बात है, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ रही हूँ, बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में, सारी की सारी बच्चों परेशानी वहीं पे डिस्कस हो रही होती है। ले टाइटैनिक पोज, यही सब चल रहा है भाई वहां पे। एनीवेज, और मैं कह रहा हूं अगर ये बिहार में होता, भाई बिहार वाला हो, कोई ऑफेंड मत हो ना, अगर ये बिहार, इसे उठा के ले जाते पुल को एज इट इज, वहां तालाब चुरा लिया भाई, मैंने सुना। तालाब, मतलब तालाब कौन चुराता है यार? बस सोच के देखो, तालाब, रातों रात तालाब गायब हो गया। रात को सोए तालाब था, सुबह उठे ना
क्या हुआ ये? कहाँ पुल गायब हो रहे हैं, वहां पे रेल की पटरी गायब हो रही है वहां पे। बिहार ओपी इतना चैट हो जाए बच्चों एक बार। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, इवन इट इज नॉट फॉर द एडवांस प्लेयर्स। बिल क्लिंटन भाई साहब लालू प्रसाद यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनको ले गए यूएस में। लालू, कैन यू सी दैट फ्लाईओवर? द कॉस्ट ऑफ दैट फ्लाईओवर इज 1000 करोड़ रुपीज एंड 500 करोड़ रुपीज इज इन माई पॉकेट। लालू कहता हट रे बुड़बक, चौथी फेल। उसे लिया बिहार में, और बिहार में दिखाता है क्लिंटन का ये फ्लाईओवर दिख रहे हैं। क्लिंटन बोला नहीं, इसका सारा पैसा हमारी जेब में है। समझे कि नहीं समझे? चलो भाई चलो आज बस बस बस। तो बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स एज वेल एज प्रोज। बिहार का अलग चल रहा है बच्चों जीवन में। हाँ जी आ जाइए भाई। भाई को बिहार वाला ऑफेंड मत हो जाना भाई, हाथ जोड़ के माफी है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा था मैं, कहीं आप बोलो हमें कैसे बोल दो प्लीज। आइए बच्चों, तो मैं आपको प्रोप्राइटी ऑडिट समझा रहा था, और प्रोप्राइटी ऑडिट में बच्चों मैंने आपको इतनी भूमिका क्यों बनाई, ताकि आपको एक बात दिमाग में बैठ जाए कि इट इज पॉसिबल कि भाई साहब एक एक्सपेंडिचर सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है, फिर भी वो क्या है? वेस्टफुल है, इनइफेक्टिव है। हेलो 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 बोलो। डन? आ जाओ जी, आ जाओ प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। अब जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंडिचर शुड कंफर्म दी प्रोप्राइटी प्रिंसिपल। अभी प्रोप्राइटी प्रिंसिपल क्या होता है? नंबर 1, एक्सपेंडिचर ओकेजन की डिमांड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, भाई एक सरकारी मुलाजिम है, अब सरकारी एम्प्लॉय है, उसे यहां से मुंबई जाना है, उसके पास ऑप्शंस है। वो भाई इंडिगो से जा सकता है। इंडिगो एयरलाइन देखी तुमने भाई साहब? पापड़ बन के निकलते तुम उसमें से, ऐसे ऐसे खिसक खिसक के निकल रहे होते तुम उसमें से, क्योंकि तुम्हारे समझ रहे हो घुटने परमानेंट ऐसे हो 90 डिग्री पे रहते परमानेंट। एनीवेज, फिर उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो ट्रेन से भी जा सकता है, राइट? और उसके पास ऑप्शन है कि वो हेलीकॉप्टर से भी जा सकता है। उसकी उतनी पावर है, उसके पास बच्चों सारा सैंक्शन भी है, उसके पास फंड्स भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है। स्टिल आप बताओ कि भाई उसको मुंबई जाना है एक रेगुलर मीटिंग के लिए, और उसने बोला भाई हेलीकॉप्टर लिया। ये सूरज कुंड है ना बेटा फरीदाबाद के पास, यहाँ पे हेलीपैड, भाई यहां उतारते, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। मुझे बताओ क्या बच्चों ओकेजन की डिमांड थी कि भाई पर्सनल हेलीकॉप्टर करके भाई जाया जाए? सब कुछ सारा कुछ सेटिस्फाइड था, वो एज पर लॉ एज पर रूल था, प्रॉपर्ली सैंक्शन था, विद इन द बजट था। लेकिन आप मुझे बताओ क्या बच्चों फिर भी वेस्टफुल था? कम ऑन, यस और नो? तो ये देखिए पहला प्रिंसिपल बच्चों प्रोप्राइटी का, एवरीवन एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन, हाँ जी, शुड नॉट बी मोर देन व्हाट? कम ऑन टेल मी एवरीवन। ओकेजन डिमांड्स। इज दैट क्लियर? अब इसके नीचे बच्चों मोटिवेशनल बातें लिखी है। While spending the public money, same degree of vigilance, यानी same degree of सूझबूझ must be exercised for expenditure from public money as a man of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जो है भाई एक लैपटॉप का बजट था कि आप 2 लाख तक का लैपटॉप ले सकते हो, राइट? उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ज्यादा काम कुछ होता नहीं था, वो खोलता था एक आधी बार एक्सेल खोल लिया, एक आधी बार भाई अपना ट्विटर पे चले गए, मोदी जी करके वापस आ गए, राइट? लेकिन भाई उसने क्या ले लिया? उसने भाई साहब एकदम ऐसा गेमिंग वाला लैपटॉप लिया है, उसमें एकदम फुहारे से निकलती है, लाइट ऐसी जलती है, एकदम जगमगा जाता है, और रात को ऐसे आंख खुली हुई आ जाती है, भाई साहब RGB चल रहा है। मैं कह रहा हूं वो सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन क्या अगर उसको अपने पैसों से लैपटॉप खरीदना पड़ता अपने इस छोटे से काम के लिए, क्या वो ये लैपटॉप खरीदता? हेलो 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 हेलो, बात समझ पा रहे हो बच्चों? Same degree of vigilance must be exercised while spending the public money as a man of ordinary prudence exercise while spending his own money. ये है बच्चों प्रोप्राइटी का पहला प्रिंसिपल। आपका खर्चा ओकेजन की डिमांड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोल दो। नंबर 2, भैया सैंक्शनिंग की जो आपके पास अथॉरिटी है ना, पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर जो आपके पास है, वो अपने लिए यूज मत करो, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। नहीं तो क्या हो जाएगा? मनीष सिसोदिया हो जाएगा बाबू। नहीं समझे भाई? नेता जेल में क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई वो अपनी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को अपनी ही बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं। अपने बेनिफिट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब या तो अपना या अपने किसी भाई बंधु का, भाई सब क्या कर देंगे, भला कर देंगे। अच्छा तेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ले 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 ये ले, दिल्ली सरकार का पैसा ले, खूब ऐड करा। अगेन मैं दिल्ली सरकार, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट नहीं भैया, मैं मजे लेने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं किसी का नाम ले देता हूँ। प्लीज मेरे अगेंस्ट कोई कैंपेन ना चलाए, पहले माफी मांग लेता हूँ, गलती हो गई भाई हमसे, ठीक है? मनीष सिसोदिया हो जाएगा इज लाइक बेटा मेटाफर, जेल चले जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो प्लीज इस बात को समझिए
कि भाई कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपनी सैंक्शनिंग पावर को अपने ही बेनिफिट के लिए इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। बोल दो हाँ क्या ना। सर जो बाद में आप माफी मांग लेते हो ये क्या बेटा भूल गए? सेफ गार्ड टू एलिमिनेट द थ्रेट और टू रिड्यूस द थ्रेट टू एप्रोप्रिएटली लो लेवल्स। तो यार तुम ऑडिट पढ़ने वाले बच्चे हो। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते बच्चों, नेक्स्ट पे प्लीज, नेक्स्ट पे चलते बच्चों। 2 रूल्स याद हो गए प्रोप्राइटी के। ओकेजन की डिमांड से ज्यादा खर्चा नहीं करना, सैंक्शनिंग पावर, कम ऑन, सैंक्शनिंग पावर, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को अपने बेनिफिट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो अपने आप को बेनिफिट नहीं पहुंचाना, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डन, बोलिए हाँ के ना। तीसरा बच्चों, तीसरा, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। सो बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब भाई साहब एक, अब क्या बोलूं, एग्जाम्पल चेंज। कोई है किसी का भाई सरकार में कुछ भाई चलता है बढ़िया, उसने क्या किया भाई, अपने घर का जो आसपास का जो पार्क है ना, घर के आसपास का पार्क, वो अपने घर में जोड़ लिया, दीवार तोड़ी, सीधा पार्क निकला कि हमारा ही है, और सरकार उस पार्क को मेंटेन करती है, या सरकार से खर्चा करवा के वो अपने घर का कुछ पार्ट मेंटेन करवा रहा है। भाई तो भाई पैसे का खर्चा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, अनलेस, इसमें बच्चों क्या है, अनलेस, यानी कि आपको मिल रही है क्या, एक्सेप्शंस। इज दैट क्लियर? हाँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया सुशील ने पंचायत वेब सीरीज में, जैसे सोलर लाइट होती है ना, कि भाई उन्होंने सोलर लाइट अपने ही घर के बाहर लगवा ली, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के घर के बाहर बच्चों सोलर लाइट लगने से अगर सिर्फ उसका बेनिफिट हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल फॉलो जो है वो नहीं हो रहे हैं। इधर देखिए, अनलेस इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, 1-2 रुपया की बात है भाई, इमटेरियल। दूसरा, लीगली जस्टिफाइबल अमाउंट है, मतलब अरे भाई किसी का हक है, वो पैसा किसी का हक है, वो कोर्ट में केस करके एनफोर्स कर सकता है कि मेरे को ये अमाउंट मिलना चाहिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं मिल रही थी, अब बोलो नहीं नहीं ये तो किसी व्यक्ति विशेष का हेल्प करो, अरे भाई उसने काम किया है, राइट? लीगली जस्टिफाइबल अमाउंट एंड अमाउंट पेड बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। अब ये क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैं कहता हूं इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स बच्चों। अभी ये ब्लिंकिट वालों ने ट्विटर पे क्या शेयर किया था, वैलेंटाइन डे पे एक बंदा मैसेज कर रहा है, आई वॉन्ट टू गिफ्ट समथिंग टू माई गर्लफ्रेंड। तो ब्लिंकिट वालों को बताओ भाई क्या चाहिए तुमको, कहता मेरे को 2 मिनट के लिए ना, आज के लिए ना तुम ना ब्लिंकिट का ना डिलीवरी बॉय बनने दो, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के जो पाबंद है ना उसको बाहर ही निकलने दे रहे हैं, मैं डिलीवरी बॉय बन के जाऊंगा। और इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, सच में। आ जाओ प्लीज, आ जाइए प्लीज, प्लीज ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो पब्लिक मनी बच्चों याद रखें एक पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी के लिए यूज ना हो, अनलेस एक्सेप्शन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, लीगली जस्टिफाइबल अमाउंट एंड अमाउंट पेड बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। सर इसका पॉलिसी और कस्टम का तो मतलब बताओ बेटा। सोचिए, कई जगहों पे आप देखेंगे कि सरकार जो है कुछ फेस्टिवल तो ही खर्चा कर सकती है, और वो एज अ कस्टम चलता आ रहा है, प्रथा चलता आ रहा है, पुरानी प्रथा चलती आ रही है। मैं किसी फेस्टिवल का, किसी रिलीजन का, किसी रीजन का नाम नहीं लेना चाहता, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। हेलो हेलो हेलो, और वो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, कोई उसको भाई परेशान नहीं करता, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो बिकॉज ऑफ एनी कस्टम, बिकॉज ऑफ एनी रिकॉग्नाइज पॉलिसी, अगर वो खर्चा हो रहा है तो भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन, लीजिए आ जाओ। ये हो गई बच्चों बात किसकी, हमारी प्रोप्राइटी प्रिंसिपल। 3 प्रोप्राइटी प्रिंसिपल एकदम बिना देखे बताओ। नंबर 1, ओकेजन की डिमांड से, साथ साथ बोलेंगे, सबको देख रहा हूं वीडियो वाले बच्चों मेरे साथ, ओकेजन की डिमांड से खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपनी सैंक्शनिंग पावर को अपने ही बेनिफिट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज ना करे। नंबर 3, भाई पैसे का खर्चा किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो अगर, मेरे साथ, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो अगर, लीगली जस्टिफाइबल अमाउंट हो अगर, और साथ साथ बच्चों किसी कस्टम के चलते, किसी पॉलिसी के चलते अगर स्पेंड हो रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आ जाओ आप बच्चों, आप इसमें पता अच्छी बात और बुरी बात दोनों ही क्या है कि आप में से कई बच्चे पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसे ही होता है। जब आप कहीं और से फ्लेवर लेके आ चुके होते हैं, फिर आपको पता चलता है ऐसे होता है, तब आपको ज्यादा फील आते। फास्ट ट्रैक वाले बच्चों से मिलना जरा। एनीवेज चलिए आगे चलते बच्चों। अब इधर देखो प्लीज 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 ध्यान से देखिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है बच्चों। अलाउंस फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द रिसिपिएंट। मतलब ऐसा ना हो कि भाई
वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से रिइंबर्समेंट लिए जा रहा है कोई एम्प्लॉय। हाँ जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे रिइंबर्समेंट लेता जा रहा है आपसे एम्प्लॉय, और वो एक्चुअली में ट्रैवलिंग एक्सपेंस से क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे? फर्जी बिल दिखा के। आप बोलोगे सर ये तो चलता ही है ना, ये तो हम आर्टिकल्स में भी करेंगे, हम जाएंगे तो बॉस को थोड़ा ना बोलेंगे मेट्रो से गए थे, हम तो ऊबर का बिल दिखाएंगे उनको। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली क्या चलता है उसे भूल जाओ। थ्योरी में ये समझो कि भाई किसी भी खर्चे का अलाउंस आप दे सकते हो। गवर्नमेंट किसी व्यक्ति, देखो अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने कुछ खर्चा किया, मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता हूँ, हाँ, बट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए मुझे उससे। क्या नहीं होना चाहिए? अमाउंट में जल्दी बताइए। प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आइए प्लीज इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज। Any allowance for meeting expenditure should not be a source of profit for the recipient. और लास्ट पॉइंट बच्चों ऑडिट ऑफ ये अपना प्रोप्राइटी ऑडिट में ऑडिटर को क्या करना है? शुड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटीज द केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल एंड इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, वो फ्लाईओवर बनाते हुए दिया, फुट ओवर ब्रिज, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वो सिंपल एग्जांपल है इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर का। या वो लैपटॉप जो अवॉइड किया जा सकता था, वो हेलीकॉप्टर राइड जो अवॉइड की जा सकती थी, ये सारे बच्चों एग्जांपल्स है किसके? इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो प्रोप्राइटी की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। अब तो एकता कपूर हो गया मैं, अब तो समझ जाओ, प्रोप्राइटी की कसौटी पे खरे नहीं उतरते। इज दैट क्लियर? यानी प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल को मैच नहीं करते। प्रोप्राइटी के प्रिंसिपल क्या थे? ओकेजन की डिमांड से ज्यादा खर्चा ना हो, सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने बेनिफिट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी पावर को यूज ना करे, किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च ना हो। बोल दो पक्का पक्का? लीजिए, तो ये बच्चों कुछ हमारी एक्सपेंस की बातें, एक्सपेंडिचर की ऑडिट की बातें। एंड आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डायरेक्ट शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी। और डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो आपको कैसे डराएंगे? कैसे डराएंगे बच्चों? आपको जल्दी बताओ। यू आर द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट and you want to check whether the amount has been spent as a man of ordinary prudence would have spent with his own money. What are the principles that are to be checked? प्रोप्राइटी ही पूछ रहे हैं, डरा रहे हैं। ओके डन। सब प्रोप्राइटी का मतलब एक बार फिर से बता दो बेटा। प्रोप्राइटी का मतलब सिर्फ वही वरुण भाई कि आप अपना पैसे कैसे खर्च करते हो वैसे ही खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डन। चलो भाई चलो, अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बच्चों से एक छोटा सा टॉपिक बचा है, परफॉर्मेंस ऑडिट। लेकिन अब आपको क्या चाहिए मुझे पता है, आई नो यू वेरी वेल। अब तुम्हें चाहिए आओ बहन चुगली करें, है ना, कि अब करेंगे बातें। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई लो, अब हमारे पास बच्चों टॉपिक कौन सा है? परफॉर्मेंस ऑडिट। मेरे साथ कौन सा बच्चों जल्दी बताओ? परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का सार क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट का सार ये है कि भैया जो टारगेट बनाया था वो अचीव भी होना चाहिए। इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड बच्चों साथ साथ में इकोनॉमी। तीन बातें, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमी। मैं तीनों बातें समझाता हूं। आईसीआई ने जो लिखा है बच्चों मैं चुपचाप आपको पढ़ा दूंगा, मेरे हिसाब से फैल गया थोड़ा सा, बट टेंशन मत लेना। देखो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैं तीनों वर्ड का मतलब समझाता हूँ। एफिशिएंसी, ऑन टाइम चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फ्लाईओवर बनेगा, बन रहा है, बन रहा है। पापा पापा भाई पापा के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, पापा ग्रैंड पापा बन चुके हैं, फ्लाईओवर बन रहा है। तो क्या एफिशिएंसी दिख रही है? नहीं। इफेक्टिव, आप हैरान हो जाओगे बच्चों, आपने चीजें देखी नहीं है भाई जीवन में भी। यहां से जाओ मुरादाबाद, बीच में आता है हापुड़, पिलकुआ, अगर किसी को लाइन पता है तो ये वाली। गाजियाबाद भी आता है राधिका जी, गाजियाबाद भी आता है। पहले गाजियाबाद आएगा, फिर पिलकुआ आएगा, फिर हापुड़ आएगा, और फिर बीच में बच्चों एक फ्लाईओवर आएगा। मतलब लिटरली एक फ्लाईओवर आएगा जो ऐसे चढ़ेगा, बीच में बंद हो जाएगा। बस वहां से जंप भी लगा सकते हो आप सीधा। कुछ दिन तो गुजारा उत्तर प्रदेश में। सच मजाक नहीं कर बच्चों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे जाओगे फ्लाईओवर पर, अगर आप चढ़ गए तो बस, और आप स्पीड में हो तो आप बिल्कुल वहां पे भाई स्टंट करके नीचे उतरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और एक बात और बताता हूं, मुजफ्फरनगर चले जाओ। मुजफ्फरनगर इस साइड पड़ गया बेटा आपका वेस्टर्न यूपी। यूपी अपने आप में बच्चों एक देश है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न में बहुत फर्क है। ईस्टर्न में पता कैसे बातें हो रही? ईस्टर्न यूपी मिर्जापुर में हम करके बात करते हैं वो लोग। हम बता रहे हैं आपको, ये कौन है जिसने व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया नालायक? हाँ जी, पहले ये व्हाइट बोर्ड वालों को क्लेश कर दूंगा। हाँ वो भाई वो हम करके बात करते हैं, हमने ये कर दिया। अब पूछना पड़ता है बाकी लोग, अरे हम ही हैं, सिर्फ हम अपने बारे में ही कह रहे हैं।
और वेस्टर्न यूपी में चले जाओ भाई, वेस्टर्न यूपी में वो अलग चल रहे हैं भाई साहब। पॉइंट इज बच्चों कि उत्तर प्रदेश में ये जो आपने फ्लाईओवर देखा, मुझे बताओ ये इफेक्टिव लग रहा है आपको? बना तो दिया उन्होंने टाइम पे, लेकिन क्या इफेक्ट ये फ्लाईओवर का रोल निभा पा रहा है क्या? नहीं, इफेक्टिवनेस। और बच्चों तीसरी बात जो है वो इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है? इधर देखो कि भाई जो आपके रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो मिनिमल होनी चाहिए, ऑप्टिमल होनी चाहिए। बोलो हाँ क्या ना? अभी आपने वो देखा था ना कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी तो निकलवाया था कि भाई घर घर जाके गांव में जो है हम लोग क्या बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे हर किसी के घर पे। भाई साहब लिटरली एक बंदे का इंटरव्यू दिखाया, उसका घर है, उसके चारों कोनों भाई साहब टॉयलेट्स बना दिए। उसने भी एक में साइकिल, एक में भूसा, एक में भैंसिया और एक ही यूज कर रहा। टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में हो जाता है भाई साहब ये सब कुछ। कहां टॉयलेट बना? ओ घने जंगलों में जाके भाई साहब 2 टॉयलेट बना दिए। भाई जिसको आना होगा वो तो बेचारा रास्ते में हल्का हो लेगा, वो इतने घने जंगलों तक पहुंचेगा कैसे? नहीं, कोई खो भी तो सकता है भाई। प्लीज आप पढ़िए बच्चों, आपको मजा आएगा जब आप ये सब चीजें देखेंगे ना कि क्या क्या होता है भाई साहब अपने सरकारी कामों में, आप हैरान हो जाएंगे। तो वही चीज बच्चों हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट में देखते हैं। क्या ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, ये जो इनका टारगेट था, उसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, 3 ईज याद रखोगे। एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस अचीव कर पाए या नहीं। एफिशिएंसी, टाइम पे काम होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, भाई साहब जो उसका इंटेंशन थी उस काम को करने की वो अचीव होनी चाहिए, जो गोल था वो अचीव होना चाहिए। और साथ साथ में बच्चों इकोनॉमी, कम से कम रिसोर्सेज में, ऑप्टिमल रिसोर्सेज में काम होना चाहिए। डन। परफॉर्मेंस ऑडिट का बेस समझ में आता है। आईसीआई ने बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग कर रखा है, टॉपिक थोड़ा सा बिगड़ गया इनसे। कोई बात नहीं, हम चुपचाप वही याद करके जाएंगे जो आईसीआई लिखता है। मैं आपको क्या बताऊं, आईसीआई ने एक जगह पे सेक्शन गलत लिखा है, मैंने भी वही सेक्शन लिख दिया है, और मैंने सारी बुक्स चेक करी, सबने वही सेक्शन लिख दिया है। आईसीआई से पंगा कोई ले सकता है क्या? आईसीआई भाई, है ना? आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज, इधर देखो। So it covers efficiency, economy and effectiveness, also known as what? दूसरा नाम बच्चों इसका रखो, बोलो क्या है? फुल स्कोप ऑडिट। अच्छा जी, एफिशिएंसी ऑडिट हमें अंदर से पता है, एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई समय पे काम होना चाहिए, टाइमली काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? चेक वेदर स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड इकोनॉमिकली। अभी इकोनॉमी में क्या लिखेंगे देख लेंगे बच्चों, लेकिन इन्होंने एफिशिएंसी में लिखा है कि भैया चेक कर लो प्रोजेक्ट्स जो है वो इकोनॉमिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड आर गिविंग रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड। तुमने इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी तो एफिशिएंसी में बता दिया। बस यही किया इन्होंने बच्चों, हर जगह पे मिक्स कर दिया है। सिंपली लिखते हैं कि भाई जो स्कीम है वो अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट होनी चाहिए, टाइम फ्रेम में इंटेंडेड बेनिफिट पहुंचना चाहिए। बोलो हाँ क्या ना? आ जाओ। दूसरा इकोनॉमी ऑडिट। इकोनॉमी ऑडिट बच्चों ये लाइन सही है, एग्जामिन इकोनॉमी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। भाई कोई भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे, मतलब पैसा चाहिए होगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, लोग चाहिए होंगे, और साथ साथ में बच्चों फिजिकल रिसोर्सेज है यहाँ पे क्या मतलब है? मटीरियल चाहिए होगा। तो हमने देखना है कि इन तीनों रिसोर्सेज को जब एक्वायर किया गया तो इकोनॉमी ऑब्जर्व की गई कि नहीं की गई। इकोनॉमी ऑब्जर्व की गई कि नहीं की गई, समझ गए कि भाई ऑप्टिमल कॉस्ट पे काम हुआ या नहीं हुआ। वेदर सैंक्शनिंग एंड स्पेंडिंग अथॉरिटीज हैव ऑब्जर्व इकोनॉमी व्हाइल स्पेंडिंग द पब्लिक मनी। थैंक गॉड सही लिखा है। समझ गए इसमें आएगा क्या कि भाई आपने जो भी रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं इकोनॉमिकल होने चाहिए। इफेक्टिवनेस में क्या होना चाहिए था? इंटेंडेड टारगेट अचीव हो जाए। अप्रेजल ऑफ प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम को, स्कीम्स को, प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे विद रेफरेंस टू द प्लान ऑब्जेक्टिव्स एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स। डन। तो हम लोग चेक करेंगे भाई, जैसे कि मनरेगा का कोई टारगेट था या क्लीन गंगा मिशन का एक टारगेट था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक टारगेट था, कम ऑन, तो टारगेट, उस स्कीम का वो टारगेट अचीव हो पाया या नहीं हो पाया? स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो शौचालय बनाने की भाई से मुहिम चली थी, इसका एक टारगेट था, तो वो अचीव हो पाया या नहीं हो पाया? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। परफॉर्मेंस ऑडिट बच्चों, परफॉर्मेंस ऑडिट का पहले तो ये बताओ कि भाई 3 ईज कौन कौन से आते हैं? एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। क्लियर। दूसरा नाम क्या है? फुल स्कोप ऑडिट। एफिशिएंसी में बच्चों इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है, कोई बात नहीं, हम सहलेंगे। हम भी ये लिख के आ जाएंगे कि भाई चीजें इकोनॉमिकली होनी चाहिए और रिजल्ट्स जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो अचीव होने चाहिए। अंदर से पता है एफिशिएंसी का मतलब था टाइम पे होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, इकोनॉमिकली और रिजल्ट्स। फिर कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमी में क्या लिखेंगे? इकोनॉमी में तो वही लिखेंगे जो इकोनॉमी में होता है कि भाई जो भी आपने रिसोर्सेज एक्वायर करे हैं, मटीरियल रिसोर्सेज, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके मनी के रिसोर्सेज, वो इकोनॉमिकल होने चाहिए। स्पेंडिंग अथॉरिटीज ने इकोनॉमी ऑब्जर्व करी है या नहीं करी है, यानी कि स्पेंडिंग अथॉरिटीज ने फिर से वही बात एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाली विजिलेंस एक्सरसाइज की है या नहीं की है।
और इफेक्टिवनेस में आपके प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को इवेल्युएट किया जाएगा, अप्रेज किया जाएगा कि उन स्कीम के जो इंटेंडेड बेनिफिट थे इंटेंडेड व्यक्ति को वो मिले हैं या नहीं मिले हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या लीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, मतलब बेसिकली आप अचीव कर पाए हो वो ऑब्जेक्टिव्स या नहीं अचीव कर पाए हो। बताइए जी, परफॉर्मेंस ऑडिट क्लियर है? बोल दो, कमान बोल दो। लिख पाओगे बच्चों तीनों पॉइंट्स? अब आपके जो मैंने बुक दी है उसके अंदर बच्चों आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, मैं आपको एडिशनली कवर करा रहा हूं। इस पे आप लिख भी सकते हैं एडिशनल टॉपिक, मैं लिख के दे देता हूं, नॉट इन योर बुक्स। आखिरी टॉपिक बच्चों आज का, और इसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन में हम गवर्नमेंट ऑडिट को फिनिश कर देंगे एज पर द प्लान। 3 सेशन का हमारा प्लान था बच्चों गवर्नमेंट ऑडिट पे, ठीक है। हैवी तो फील नहीं हो रहा, आसान है बच्चों टॉपिक से वाले, बिल्कुल टू द पॉइंट है। और मैं बोल दूं, अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप बौखला जाओगे भाई इतने क्वेश्चंस आए होंगे इसमें से। अगर मैं एक्चुअली में एक नंबर बोलना चाहूं तो 40 क्वेश्चन मिनिमम दिखा दूंगा आपको एक गवर्नमेंट ऑडिट के जो 9 पेज के टॉपिक है उसके ऊपर। 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों आपसे, 40 टाइम्स। हेलो, तो प्लीज छोड़ना तो बनता ही नहीं है भाई। नाउ ये छोटा सा बच्चों ऑडिट एक और इन्होंने टॉपिक ऐड कर दिया, मेरे हिसाब से बच्चों जबरदस्ती का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं। आईसीआई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, राइट। प्लीज कोई बच्चा ये वाला मीम बना दो भाई, आईसीआई के आगे कोई बोल सकता है क्या। मैं मजा आ जाएगा, खुद बोल के बनाना है आपने। ऐसे बंदा एक माइक लेके खड़ा हो और दूसरा बंदा बोल रहा हो भाई आईसीआई के आगे कोई बोल सकता है क्या, एकदम मस्त मजा आएगा बच्चों। फेमस मैं करूंगा, मैं शेयर करूंगा उस अपने इंस्टा से। एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये क्या रायता है सर? कुछ रायता नहीं है भाई, कहीं से इनको कोई 4 लाइन 2 लाइन दिख गई भाई, किसी बार उठा के ले पढ़ लो जल्दी से, आओ पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोग्राम का या अथॉरिटी का। गोल ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें और ज्यादा इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस आ सकती थी, समझे। गोल ये है, ये पता लगाना कि इसमें कुछ पैसे बचा सकते थे या ये और इफेक्टिव तरीके से काम हो सकता था या नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करने वाले हैं। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का, किसकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का? ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन हो सकता है? कोई भाई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसे कोई अथॉरिटी मिली, जैसे सीएजी अपने आप में अथॉरिटी है, वैसे बहुत सारी अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट की। कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, कोई ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तो हम बेटा क्या करते हैं, उसकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ये जानने के लिए क्या इसमें और ज्यादा इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस आ सकती थी या नहीं आ सकती थी। तो ऊपर हम क्या कर रहे थे परफॉर्मेंस ऑडिट में? नहीं बता दीजिए हमें, यही तो कर रहे थे, राइट। और इसके स्टेप्स बताएं, स्टेप्स देखो इतने डिटेल स्टेप्स बताए हैं, तुमसे याद नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं प्रोसीजर्स क्या होंगे। आप पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करो, फिर प्रिलिमिनरी स्टडी करो, फिर प्लानिंग करो, फिर एग्जीक्यूशन करो, फिर रिपोर्टिंग करो। यही लिखा है आईसीआई की बुक में, पढ़ लो एक एक वर्ड, सोचो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। पहले सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करो, उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी करो, फिर उसकी प्लानिंग करो, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करो, फिर उसकी रिपोर्टिंग करो। सच्चा टफ टॉपिक, कर लोगे? जल्दी बोलो। इजी इजी। लीजिए बच्चों, ये हमारा आज का टारगेट जो है वो अचीव होता है। मैंने कोशिश करी बच्चों पूरी एनर्जी से आपको पढ़ाऊं, एग्जाम्पल भी दूं, थोड़ा सा एंटरटेन भी रखूं और साथ साथ में आप लोगों को कनेक्ट भी कराता चलूं टॉपिक से। अब मैं रिवीजन वीडियो भी बना के दे रहा हूं और आप लोग उस रिवीजन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। आज के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज गो थ्रू योर क्वेश्चन बैंक। मैंने सुबह भी क्वेश्चंस दिखाए थे, मैं अभी भी दिखा देता हूं। सारे क्वेश्चन बच्चों आपने कवर करने हैं और कल लास्ट सेशन होगा या जब भी होगा लास्ट सेशन होगा गवर्नमेंट ऑडिट का हमारे पास एक और। उसके बाद आप समझ लो बच्चों इस चैप्टर की उल्टी गिनती शुरू। इस चैप्टर में गवर्नमेंट ऑडिट के बाद मेजर टॉपिक बचेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसे ही बहुत टाइम लगने वाला है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, वो शायद इससे भी थोड़ा लेंथी होगा। उसमें 4 सेशन लगा के चलो आप लोग, राइट। लेकिन आपने बच्चों क्वेश्चन साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। डन। लीजिए अब चलते बच्चों, हम आज के लिए छुट्टी करते हैं और रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आ जाओ जरा मेरे साथ।